आचार्य क्लासेस। मेरा नाम शिवम दीक्षित है। आज अपन आगे का टॉपिक क्लियर करते हैं। लास्ट अपन ने बात करी थी मानव के तंत्रों की। मानव के तंत्रों में अपन ने पोषण, पाचन, श्वसन, परिसंचरण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, तंत्रिका और अध्यावरणीय तंत्र की बात करते हैं। पोषण की अपन बात कर चुके थे, पाचन की अपन बात कर चुके थे और श्वसन की बात अपन कर चुके थे। मानव ने भोजन खोज लिया, या कह लीजिए कि मानव ने भोजन प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद उस भोजन को पचा लिया। पचे हुए भोजन से ऊर्जा भी प्राप्त कर ली। ऊर्जा में मानव ने ऑक्सीजन, मानव एक वायवीय प्राणी है, वायु की सहायता से पचे हुए भोजन का विखंडन करता है और विखंडन करने के बाद वो एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाने के लिए उसे बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस ऑक्सीजन को एक विशेष प्रकार के तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है, जिसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। लास्ट अपन ने श्वसन तंत्र की बात करी थी। इस श्वसन तंत्र में अपन ने बाहरी वायु को विभिन्न अंगों की सहायता से कूपिकाओं तक पहुंचाया था। कूपिकाएं इन वायु को अंदर की ओर खींचती हैं और खींचने के बाद इस ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर करने के बाद एक विशेष प्रकार के तंत्र को सौंप देती हैं, जो कि ये आगे की ओर बढ़कर हमारे एनर्जी लेवल को या एनर्जी को बढ़ाता है और विखंडन में सहायता प्रदान करता है। आज अपन बात करेंगे कि जो प्राप्त की गई ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को पचे हुए भोजन तक पहुंचाना और पहुंचाकर उसका विखंडन करना। विखंडन करने के बाद इस एनर्जी को शरीर की एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाना। हम बात कर चुके हैं कि जैसे कि अगर अपन को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, यातायात साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे परिवहन साधन भी कहते हैं। ये परिवहन साधन एक मानव शरीर में भी कार्य करते हैं। किसी पचित भोजन को या अपचित भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र काम करता है। इस तंत्र को अपन परिसंचरण या परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आज अपन बात करेंगे परिसंचरण या परिवहन तंत्र की। इससे पहले अपन ने बात करी थी श्वसन की, जो पाचन की और पोषण की, जिसमें विशेष प्रकार के अंग इस कार्य को संपादित करने में सहायता प्रदान कर रहे थे। आज अपन बात करेंगे परिसंचरण या परिवहन तंत्र की। परिसंचरण और परिवहन तंत्र में कुछ विशेष प्रकार के अंग सहायता प्रदान करते हैं। ये विशेष प्रकार के अंग, जिसमें रक्त वाहिनियां, रक्त और हृदय सहायता करते हैं। ये तीनों अंग पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान, पचे हुए या अपचित भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आज अपन इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं रक्त की। रक्त मानव शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा तरल संयोजी ऊतक जो विभिन्न घटकों से मिलकर बना है, रक्त कहलाता है। ये रक्त शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक या रक्त पचित और अपचित भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। रक्त दो घटकों से मिलकर बना होता है। ये दोनों घटक, जिसमें पहला घटक है आपका प्लाज्मा और दूसरा घटक है आपका रक्त कणिकाएं। रक्त में पाया जाने वाला तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है, जो कि जल और प्रोटीन और कुछ घटकों से मिलकर बना होता है। इसके लिए मैं एक बात बताऊं, जो व्यक्ति जल जाते हैं या जिन व्यक्तियों को करंट लग जाता है, उन व्यक्तियों में संपूर्ण रक्त ना चढ़ाकर केवल प्लाज्मा की ड्रिप्स चढ़ाई जाती है। ये प्लाज्मा जले हुए और करंट लगे हुए व्यक्ति को रिकवर करने में सहायता प्रदान करती है। इसी के साथ साथ रक्त के घटकों में 3 कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स या बिंबाणु। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स।
लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। ये ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ या घटक का निर्माण करता है, जो कि ऑक्सीजन का एक शुद्ध रूप है। इसी के साथ साथ हमारे रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ये कण हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। चोट लग जाने पर आप देखा होगा, कट लगता है, चोट लगता है, कुछ समय बाद हमारा रक्त जाम हो जाता है, जम जाता है और जो क्षतिग्रस्त रक्त की हानि है वो बंद हो जाती है। वो किसके कारण होती है? अपनी बिंबाणु के कारण होती है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर में एक मोटर, एक पंप काम करती है, इस पंप को हम हृदय कहते हैं। ये हृदय 4 भागों से मिलकर बनी होती है, 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर के 2 आलिंद, नीचे के 2 निलय, जिन्हें दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर रक्त के प्रवाह या रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंप करने का कार्य करती है। ये जो हृदय है, ये संपूर्ण कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। और इस रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में कुछ नलियां पाई जाती हैं, कुछ पाइप समान, कुछ नली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को धमनी और शिराएं कहते हैं। धमनियां शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ धमनियां और कुछ शिराएं विपरीत कार्य भी करती हैं, जैसे कि कुछ धमनियां अशुद्ध रक्त का भी प्रवाह करती हैं और कुछ शिराएं शुद्ध रक्त का भी प्रवाह करती हैं। हम आज बात करेंगे परिसंचरण तंत्र में CO2 के परिवहन की, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की। इसमें अपन बात करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। हम जानते हैं कि कोई भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में ज़्यादा लंबे समय तक रोक के नहीं रखा जा सकता, ये हमारे लिए हानिकारक होता है। कार्बन डाई एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक पदार्थ है जिसे लंबे समय तक हम शरीर के अंदर नहीं रख सकते। जिस रास्ते ऑक्सीजन आती है उसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकाला जाता है, और इस कार्य को करने के लिए हमारा श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र सहायक है। शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचना और खींचकर जिस रास्ते ऑक्सीजन आई उस रास्ते छोड़ देना, ये एक प्रकार का परिवहन या परिसंचरण तंत्र का काम है। इस तंत्र को अपन या इस O2CO2 परिवहन को अपन दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, जिसे अपन एक डायग्राम, एक चित्र की सहायता से समझाएंगे। जैसे कि अपन ने कल बात करी थी, अपन ने एक विशेष प्रकार का तंत्र काम में लिया, अपने एक विशेष प्रकार का तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। ये विशेष प्रकार का तंत्र था अपना श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या कार्य कर रहा था? श्वसन तंत्र बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच रहा था और खींचने के बाद कूपिकाओं तक स्टोर करके रख रहा था या कूपिकाओं तक पहुंचा रहा था। कूपिकाएं क्या करती हैं? इस ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती हैं। जिस रास्ते ऑक्सीजन लाई जाती है उसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि अपन ने कल बात करी थी नासा छिद्र की या नासा मार्ग कह लीजिए। नासा मार्ग, मुख, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, फेफड़े, कूपिकाएं, श्वसनी, इसकी अपन ने कल बात करी थी। आज अपन इसके आगे ऑक्सीजन को यहाँ तक अपन ने स्टोर करके रख लिया था कि कूपिकाएं क्या करती हैं? गुब्बारे के समान संरचनाएं हैं, ये बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींच के रखती हैं। मानव हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अभी मैंने बताया, 2 आलिंद, 2 निलय।
शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं वापस से जिस रास्ते ब्लड या जिस रास्ते ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रक्त आया उसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त को बाहर निकाला गया। इस छोटे से डायग्राम की सहायता से आप O2 CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तंत्र को समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, ऊपर के दो आलिंद, नीचे के दो निलय। यहां पर बाहरी वायुमंडल से आने वाली ऑक्सीजन को रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन उठाएगा और उठाकर क्या करेगा, एक नए घटक नए पदार्थ का निर्माण करेगा जिसे अपन कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त शुद्ध रहता है। जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली है वो रक्त शुद्ध रहता है और शुद्ध रहने के साथ साथ ये रक्त आगे की ओर बढ़ाने के लिए शिराओं की सहायता से आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है। आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसे उठाएगा, ऑक्सीजन को, और किसका निर्माण करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त, या इसको अपन एक नाम से और जान सकते हैं शुद्ध रक्त, या एक नाम से और जान सकते हैं ऑक्सीजनित रक्त। इस ऑक्सीजनित रक्त को मैंने अभी भी बताया आपको अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय शिराओं की सहायता से शुद्ध है लेकिन काम उल्टा कर रहा है। उल्टा यानी अपवाद स्वरूप फुफ्फुसीय शिराओं की सहायता से कहाँ लाया जाएगा, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये द्विवलित कपाटों, द्विवलित कपाटों की सहायता से बाएं निलय में भेज दिया जाएगा। बाएं निलय से ये धमनियों की सहायता से शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं तक प्रदान कर दिया जाएगा। शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं इस शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को किस में बदल देंगी, विऑक्सीजनित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में, अशुद्ध रक्त में बदल देंगी। इस अशुद्ध रक्त को CO2 युक्त रक्त, इस अशुद्ध रक्त को शिराओं की सहायता से दाएं आलिंद में लाया जाएगा। दाएं आलिंद से ये त्रिवलित कपाट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ द्विवलित यहाँ त्रिवलित कपाटों से होता हुआ दाएं निलय में आएगा। दाएं निलय से ये धमनियों की फुफ्फुसीय धमनी, इनका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। अपवाद स्वरूप आप देख सकते हैं धमनियां केवल शुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं लेकिन फुफ्फुसीय धमनियां उल्टा कार्य करती हैं। फुफ्फुसीय धमनियों की सहायता से कहाँ छोड़ दिया जाएगा, वापस से कूपिकाओं में छोड़ दिया जाएगा। ये कूपिकाएं क्या करेंगी, इस जिस रास्ते ऑक्सीजन आई उसी रास्ते कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगी। अब एक चीज है, यहाँ द्विवलित कपाट है, यहाँ त्रिवलित कपाट है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 गेट है और यहाँ पर 3 गेट है। ऐसा इसलिए होता है कि जब शुद्ध रक्त आता है तब इसका प्रवाह होता है धीरे, और जब अशुद्ध रक्त बाहर की ओर जाता है तब इसका प्रवाह होता है तेज। इसके कारण यहाँ त्रिवलित कपाट है, यहाँ द्विवलित कपाट है। इन कपाटों की सहायता से और इस डायग्राम की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन आई, इस ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया गया, हीमोग्लोबिन में मिलाया गया। हीमोग्लोबिन की सहायता से ये कहाँ आई, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से शरीर की संपूर्ण कोशिकाओं में, शरीर की संपूर्ण कोशिकाएं यूज करके CO2 में बदलेंगी। CO2 युक्त को दाएं आलिंद में भेजा जाएगा। दाएं आलिंद से त्रिवलित कपाट से हुआ दाएं निलय में, दाएं निलय से कहाँ भेज दिया जाएगा, फेफड़ों में भेज दिया जाएगा। तो जैसे आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन यानी ये वाला प्रोसेस चला, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ये वाला प्रोसेस चला। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।